हमारे पास आज का जो स्टैंडर्ड है वो IAS 10 और IAS 37 ICAP जब क्वेश्चन बनाता है तो इन दोनों का इकट्ठा मिलाकर क्वेश्चन बनाता है। इसमें तीन चीज़ें हैं, IAS 10, 37 और उसके बाद IFRIC 1। IFRIC 1 आपको बताता है, IAS 10 आपको बताता है जनाब आपके इवेंट्स के बारे में, आपके इवेंट्स रिपोर्टिंग टाइम से पहले के और रिपोर्टिंग टाइम के बाद के, नॉर्मली डील करता है रिपोर्टिंग टाइम के बाद के इवेंट्स को किस डेट तक, वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद फिर 37 डील करता है प्रोविजंस के साथ। प्रोविजंस क्या होती हैं? प्रोविजंस लायबिलिटी होती हैं। प्रोविजंस क्या है? लायबिलिटी होती हैं। ये कौन सी लायबिलिटी, और इनमें इनको हम लोग लायबिलिटी फिर क्यों नहीं कहते, इनको हम प्रोविजंस स्पेसिफिकली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनसर्टन होती हैं। लायबिलिटी ज़रा सर्टन होती है, व्हेन टू एंड हाउ मच टू पे, और प्रोविजन जो है ये अनसर्टन होती है, व्हेन टू एंड हाउ मच टू पे। और इसी तरह से आपके पास जो IFRIC 1 है, IFRIC IFRIC 1 वो डील करता है आपके जो डिसमेंटलिंग में जो चेंज आता है या आपके रिस्ट्रक्चरिंग में जो चेंज आता है उनको डील करता है। तो ये तीनों के तीनों मिलकर ICAP एक सवाल बनाता है और उसमें 1037 हम इस वजह से इनको इकट्ठा कहते हैं। ICAP पहले रिपोर्टिंग 2 में स्टैंडर्ड लेके जाने की इजाज़त देता था, अब उसने बंद कर दी है। पहले जब IAS 1037 का क्वेश्चन आता था, मैं बात यही कर रहा था कि 1037 का पहले जब क्वेश्चन आता था तो वो डिट्टो कॉपी स्टैंडर्ड में से उठाया हुआ क्वेश्चन होता था, और हमें सिर्फ ये था कि अच्छा भाई ये मेरे सिनेरियोज़ हैं, नाम चेंज है, तो हमने इसमें करना क्या, तो वो देख के हम लोग आंसर उसको करते थे 1037 का। तो इतनी टेंशन नहीं थी, अभी भी खैर टेंशन नहीं है, बहुत आसान सा है। ज़ाहिर बात है थोड़ा सा बुक में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा ज़रा उसको एक्सप्लेनेटरी चीज़ों को बताया गया। हम इनका एक जितनी भी इसमें चीज़ें डिस्कशन की गई हैं या फिर जो ICAP पूछता रहा है या पूछ सकता है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम स्टार्टअप लेते हैं हमारे IAS 10 से। IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट जनाब इस स्टैंडर्ड का नाम है। अब इसमें होता क्या है, देखिए हर मुल्क के अपने अपने कवानीन हैं। पाकिस्तान की हम बात करेंगे क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है जी, पाकिस्तान में आपकी रिपोर्टिंग डेट पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज़ की जाती हैं प्रिपेयर की जाती हैं। उसके बाद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने के लिए डायरेक्टर्स के पास भेजा जाता है। वो 2-4 महीने का टाइम होता है। डायरेक्टर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनको पास ऑथोराइज़ करते हैं। किस तरह से ऑथोराइज़ करते हैं कि जनाब एक CEO साइन करता है और कम से कम एक डायरेक्टर जो है वो साइन करता है, और अगर CEO पाकिस्तान से बाहर है तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट के ऊपर साइन करते हैं, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो डायरेक्टर्स के साथ साथ CFO के साइन भी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये जिस डेट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको ऑथराइज़ करता है उस डेट तक और रिपोर्टिंग डेट के बाद, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट के बाद वाला और कौन से डेट तक, BOD डेट तक, इनके दरमियान कोई इवेंट अकर हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद कोई इवेंट जो है वो आपके पास अकर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई इवेंट अकर होगा तो उसको हम कहेंगे जनाब ये हमारे पास अगले साल की बात चलेगी, वो सारा कुछ देखते हैं। हमारा जो IAS 10 है वो बेसिकली इस डेट की बात करता है, स्पेसिफिक इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, अब हमने अकाउंट्स तो यहाँ पे क्लोज कर दिए और हमारे पास ऑथराइजेशन जो है वो 31 मार्च यानी कि इस डेट पे मिल रही है। अब इवेंट अगर हो गया इस डेट के दरमियान, हम कहते हैं जनाब इस इवेंट को देखना पड़ेगा कि क्या इस इवेंट की जो कंडीशंस थी वो रिपोर्टिंग डेट से पहले मौजूद थी या नहीं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जनाब आपके अचानक गोदाम में आग लग गई, रिपोर्टिंग डेट के बाद गोदाम में आग लग गई और सारा कुछ आपका जल के तबाह हो गया। आपके पास पैसा भी कोई नहीं है, आपने जो भी माल रखा हुआ था सारा आपने उधार पे रखा हुआ था, इसको बेच के लोगों को अपने पैसे देने थे, सारे का सारा माल आपका जल गया। अब आप मुझे बताइए इवेंट अकरेंस से पहले आपका गोइंग कंसर्न था, ठीक है, इवेंट अकरेंस के बाद आपका गोइंग कंसर्न नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक बात गोइंग कंसर्न की आ गई है, मैं स्पेसिफिक इसमें हो गया हूँ। गोइंग कंसर्न जो है अगर वो कह देना आपका कि गोइंग कंसर्न चेंज हो चुका है, ठीक है,
गोइंग कंसर्न चेंज हो चुका है, ऑल्टर हो चुका है, ठीक है, इनवैलिड हो चुका है, उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। और अगर आपका वो कहते जनाब अब कश्मकश में है कि पता नहीं मतलब गोइंग कंसर्न ख़त्म होगा कि नहीं होगा, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और है, ठीक है। आई एम सॉरी। अब मैं ज़रा इसको बल्कि इस एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम एक दूसरे एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर हमारा एक क्लाइंट है, ठीक है, हमने कहा जनाब ये क्लाइंट हमें पैसे दे देगा, हमारा डेटर है। अब वो डेटर लेट सपोज इन फ्यूचर रिपोर्टिंग डेट के बाद 3 फरवरी 2024 को हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको डेटर रिकॉर्ड किया 31 दिसंबर 2023 तक, लेकिन 3 फरवरी 2024 को वो डेटर अचानक बैंकरप्ट हो गया। क्या हो गया? अचानक बैंकरप्ट हो गया। अब वो उसकी जो बैंकरप्सी है वो देखना पड़ेगा कि क्या पहले से उसके कुछ हालात इस तरह के थे या अचानक कोई ऐसा काम हुआ है। तो हम कहते हैं लेट सपोज आग लगी गोदाम में उसके और उसके सारा माल जल गया, तो अब वो हमें पैसे देने के काबिल नहीं है, तो वो बैंकरप्ट हो चुका है। अब जो उसकी बैंकरप्सी है, बैंकरप्ट जो हो चुका है, वो रिपोर्टिंग डेट से पहले उसकी कंडीशन अवेलेबल थी? किसी को पता था कि जनाब आग लग जाएगी रिपोर्टिंग डेट के बाद? किसी को नहीं पता था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो कंडीशंस थी वो रिपोर्टिंग डेट से पहले अवेलेबल नहीं थी। आग लगने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे पहले से अवेलेबल नहीं थी। मतलब देखें ना, आग कब लगी? 3/2/2024 को वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया। आग लेट सपोज इसी टेन्योर के दरमियान लगी। उसको तो नहीं पता था कि आग लग जाएगी, ना हमें पता था। हमने तो कहा था बड़ा अच्छा डेटर है, टाइमली हमें पैसे देता है, हमें इसमें से मसला हो ही नहीं सकता, ये बैड कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अचानक वो बैड हो गया, बैंकरप्ट हो गया। क्यों भाई साहब? क्योंकि आग लगी। अब आग जो है वो लगी है रिपोर्टिंग डेट के बाद, लेकिन उस आग लगने के जो चांसेस थे वो पहले से अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि जनाब ये ऐसा इवेंट है जो रिपोर्टिंग डेट के बाद अकर हुआ, लेकिन ऑथराइजेशन डेट से पहले अकर हुआ। और इस इवेंट के अंदर इसके जो इवेंट अकर हुआ है उसकी कंडीशन जो थी वो पहले से अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अगर हमने एक डेटर को रिकॉर्ड किया हुआ, अब वो डेटर को नुकसान पे नुकसान हो रहा है, हर दफ़ा जो भी वो काम करता है उसको नुकसान हो रहा है, उसकी चीज़ें नहीं बिक रही, उसका माल नहीं बिक रहा, उसकी चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब कुछ कंडीशंस हमारे पास नज़र हमें आ रही थी कि जनाब ये रिपोर्टिंग डेट से पहले, अब दिस इज़ नॉट वन डे इवेंट, रिपोर्टिंग डेट से पहले तक जनाब वो नुकसान पे नुकसान हो रहा था। तो अब वो लेट सपोज बैंकरप्ट हो जाता है, बैड हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जनाब वो बैड डेट हो चुका है। किस डेट पे? रिपोर्टिंग डेट के बाद। इवेंट तो अकर हुआ है रिपोर्टिंग डेट के बाद ही, लेकिन इस इवेंट की जो कंडीशंस थी वो रिपोर्टिंग डेट से पहले हमारे पास क्या थी? अवेलेबल थी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जनाब अगर आपके पास इवेंट की जो कंडीशंस हैं, इस इवेंट की जो कंडीशंस हैं conditions are existing during before reporting date, रिपोर्टिंग डेट से पहले इस इवेंट की जो कंडीशंस थी वो अवेलेबल थी, एग्जिस्ट कर रही थी। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? कंडीशंस are not existing before reporting date। अगर इवेंट की कंडीशंस एग्जिस्टिंग थी तो हम इसको कहेंगे ये हमारा कौन सा इवेंट है? दैट इज एडजस्टिंग इवेंट। कौन सा इवेंट है? एडजस्टिंग इवेंट, कि इसमें कुछ ना कुछ हम एडजस्टमेंट देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर कंडीशन अवेलेबल नहीं थी, अचानक ही सब कुछ हुआ, अकाउंट्स क्लोज कर दिए, अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो पब्लिकली ऑथराइज नहीं की गई, ठीक है, और कंडीशंस अवेलेबल नहीं थी, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्लियर? अच्छा, अब कोई इवेंट
जो एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है वो डिपेंड सिर्फ इसी चीज़ पे करता है कि कंडीशंस रिपोर्टिंग डेट से पहले थी या नहीं थी। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे। अच्छा जी, अब आपके पास एडजस्टिंग इवेंट के साथ हम सलूक क्या करते हैं, IS 10 हमें इसके बारे में क्या गाइड करता है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में IS 10 हमें क्या गाइड करता है। थैंक यू। देखिए बेटा, IS 10 जो है वो हमें सिंपल से एक चीज़ बताता है कि इवेंट एडजस्टिंग है कि नहीं। कहते जी अगर तो इवेंट एडजस्टिंग है तो रेलेवेंट स्टैंडर्ड से पूछो कि जहाँ जिस चीज़ में आपने एडजस्टमेंट करनी है, मिसाल के तौर पर आपने डेटर में एडजस्टमेंट करनी है, आपने एसेट्स में एडजस्टमेंट करनी है, फिक्स एसेट में तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IS 16 में जाओ, आपने इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट करनी है तो IS 2 में जाओ, ठीक है। इसी तरह से जनाब आपके पास इम्पेयरमेंट वगैरह आ जाएगी, दैट इज़ IS 36 आ जाएगा, इंटेंजिबल में IS 38। कहता जी हमें IS 10 सिर्फ इतना बताता है कि एडजस्टिंग इवेंट है तो रेलेवेंट स्टैंडर्ड में जाके जाओ और उस स्टैंडर्ड से जाके पूछो कि तुमने कुछ रिकॉर्ड करना है इस इवेंट को। अगर चेंज इतना ज़्यादा आ चुका है कि आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट पास करनी है या सिर्फ और सिर्फ पास नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोज करनी है, और डिस्क्लोज भी नहीं करनी तो सिर्फ और सिर्फ डू नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं, कि कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यशवल यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे कोई एक बंदा एट अ टाइम होना चाहिए। अगर कोई बच्चा आता है तो उसको क्लास में बताओ कि यहाँ पे क्लास हो रही है। अच्छा जी तो हमें IS 10 बताता है कि जनाब आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, डिस्क्लोज करना है या डू नथिंग। ये हमें वो स्टैंडर्ड से रुजू राब्ता हमारा करवा देता है कि एडजस्टिंग इवेंट है तो इन तीनों में से जो भी स्टैंडर्ड आपको कहेगा वो कर लें। और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो हमें IS 10 कहता है कि स्टैंडर्ड के पास नहीं जाना। मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ, इसको क्या करो, इसको सिर्फ डिस्क्लोज करो। और कब? अगर मटेरियल, अगर जो आपके पास मैटर है वो मटेरियल है, इफ मैटर इज नॉट इमटेरियल, यहां पे लिख देते हैं। अगर इमटेरियल नहीं है, ठीक है, तो आप इसको क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो, बस। ये हमें IS 10 बताता है। ओके, अब IS 10 ने मैंने आपको बताया कि IS 10 हमें ये नहीं कहता कि इतनी अमाउंट से इसको इंक्रीज कर दो, इतनी अमाउंट से इसको डिक्रीज कर दो। IS 10 सिर्फ ये कहता है कि एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग है, स्टैंडर्ड के पास जाना है या इसको सिर्फ डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अगर तो एडजस्टिंग है तो स्टैंडर्ड के पास चले जाना, अगर एडजस्टिंग नहीं है तो यहाँ पे रह लेना, डिस्क्लोज कर देना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ICAP हमारे साथ क्या सलूक करता है। ICAP हमें जो है वो किस तरह के क्वेश्चन देता है एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की तरफ। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह में देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग खैर इसमें तो नहीं पूछता, 37 में जाके प्रोविजंस के बारे में पूछता है। अच्छा जी, कौन कौन से इवेंट्स ICAP जो है वो पूछता है? बैंकरप्ट्स ऑफ डेटर की बात करते हैं जनाब। बैंकरप्ट्सी ऑफ डेटर के भी हमने एग्जांपल देख ली कि एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग किस सिचुएशन में हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री की जनाब हम लोग बात करते हैं, हम रिकॉर्डिंग किया करते थे कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, उसी पे हम लोग रिकॉर्डिंग किया करते थे। व्हिचएवर इज लोअर। आपने रिपोर्टिंग डेट पे लेट्स सपोज आपकी जो कॉस्ट थी दैट वाज 10 और आपकी जो NRV थी दैट वाज 8। ठीक है, अचानक कोई ऐसा सिनेरियो हुआ कि लेट्स सपोज जिस चीज़ की आप प्रोडक्शन कर रहे थे, जिस चीज़ की आप चीज़ें इन्वेंट्री आपने रखी हुई थी, डॉक्टर्स ने कह दिया कि जनाब ये चीज़ फीजेबल अच्छी चीज़ नहीं है, इसको बेचें, या कोई ऐसा रूल लॉ पास हो गया कि जनाब ये इस चीज़ की ट्रांजैक्शन नहीं करनी तो
एक लिमिट तक आपने ट्रांजैक्शन करनी है, या आपके किसी जो कंपेटिटर है उसने नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी कि जिसके रिजल्ट में आपकी मार्केट डाउन हो चुकी है आपकी प्रोडक्ट की, तो आपकी एनआरवी गिर जाएगी ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी एनआरवी क्या करेगी, गिर जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज हम कहते हैं जनाब आपके एक कंपेटिटर ने क्या कर दिया, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जिसके रिजल्ट में आपकी एनआरवी जो है वो गिर गई। आपकी एनआरवी कितनी हो गई, आपकी जो सेलिंग प्राइस आपने जब बेची तो एनआरवी आपकी पहुंच गई 6 पे। अब देखना पड़ेगा कि ये इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। देखिए बेटा, जब भी कोई लॉ पास होगा तो वो एक दिन में बन के पास नहीं होगा, उसका पहले शोर होता है। ठीक है। जैसे आप लोगों को बिल्कुल पता है, बखूबी आप लोगों को अंदाज़ा है कि जब टैक्स जो है वो चेंज होता है तो बुक बाद में चेंज होती है, फाइनेंस एक्ट बाद में चेंज होता है, पहले बार उसके बारे में खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि भाई साहब इस दफ़ा बड़ा चेंज आने वाला है। इसी तरह से अगर कोई लॉ पास होना है तो वो प्रोसेस के साथ होगा। अगर किसी कंपेटिटर ने अगर किसी किस्म की कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो वो डे 1 में ही उसकी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करके लॉन्च नहीं कर देगा, बल्कि पहले उसके ऊपर रिसर्च होगी, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, 1-2 दफ़ा टेस्टिंग होगी, उसके बाद फिर वो मार्केट में फ्री सैंपल जाएंगे प्रमोशंस के लिए, उसके बाद जाके वो अपनी प्रोडक्ट को क्या करेगा, लॉन्च करेगा और मार्केट में लेके आएगा, जिसके रिजल्ट में आपकी एनआरवी या कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी एनआरवी गिर जाती है, मजीद गिर जाती है, या आपकी कॉस्ट या एनआरवी विचएवर इज लोअर, जहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया था एनआरवी उससे गिर जाती है, और देखना ये पड़ेगा कि एनआरवी गिरने की जो रीजंस हैं क्या वो हमारे रिपोर्टिंग डेट से पहले मौजूद थी, कंडीशंस मौजूद थी कि नहीं। तो देखिए, कंपेटिटर ने प्रोडक्ट अगर लॉन्च की है इस डेट पे 3 फरवरी 2024 को, अगर कंपेटिटर ने लॉन्च कर दी है प्रोडक्ट, तो इससे पहले रिपोर्टिंग डेट के दौरान, रिपोर्टिंग डेट से पहले वो कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा होगा, ऐसे ही मार्केट में फ्री सैंपल बेच रहा होगा, टेस्टिंग कर रहा होगा, तो मतलब सारा कुछ पता होगा हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें सारा कुछ पता है रिपोर्टिंग डेट से पहले कि जनाब आने वाले टाइम में हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू गिर जानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इवेंट एनआरवी का जो डिक्रीज करना है, ये इवेंट कौन सा है, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग है। अब एडजस्टिंग इवेंट हमें क्या कहता है, एडजस्टिंग इवेंट हमें कहता है कि देखो एनआरवी कम हुई है, हमने कहा जी बिल्कुल, अब आपके स्टॉक की वैल्यू क्या हो चुकी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी कम हो चुकी है। ठीक है। तो कहता है जब आपकी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो चुकी है, कॉस्ट से भी कम है, एनआरवी से भी कम है, तो आपको स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है हमें, IS2, वो तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ था ना इस पे 8 पे। अब और गिर जाएगी तो और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंट्री हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री हम लोग पास करेंगे। ठीक है। हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को मजीद कम कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करेंगे, हमारा इंक्रीज कर देंगे कि जनाब ये हमारा लॉस में चली गई है, क्योंकि उधर ही लेके जाते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कर देंगे, और सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 2 रुपये से। अब स्टैंडर्ड में कहता है जनाब जब इस तरह का इवेंट हो जाए, आपके एनआरवी मजीद गिर जाए, तो आप उसको एडजस्ट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। लेट्स अज्यूम आपने कॉस्ट 10 थी, एनआरवी आपने 8 रिकॉर्ड की हुई थी। अब जरा मैं अगली एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं। कॉस्ट 10 थी, एनआरवी आपने 8 जो है वो रिकॉर्ड की हुई थी। आपने रिपोर्टिंग डेट के बाद इस प्रोडक्ट को बेच दिया, इसी प्रोडक्ट को आपने सेल कर दिया, लेकिन आपकी जो सेलिंग प्राइस थी वो आपने रखी तकरीबन कोई, लेट्स सपोज पहले थी 10, एक केस है, दूसरे केस में 8, तीसरे केस में 6। सेलिंग प्राइस नहीं, आप इसके एनआरवी की बात कर रहे हैं। जब आपने इसको बेचा, या सेलिंग प्राइस से रहने देते हैं यार अभी, क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो फिर वो मिक्स ना कर बैठे। आपने कहा जनाब
आपने रिकॉर्ड किया हुआ था जी मेरी जो चीज़ है वो 8 रुपये पे बिक जाएगी, लेकिन वो बात मार्केट में जाके पता चला कि कितने की बिक रही है, 10 रुपये की बिक रही है। तो पहले सिनेरियो में 10 रुपये की अगर बिक रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एनआरवी बढ़ गई। ये सेल होने का मतलब क्या, आपकी एनआरवी बढ़ गई। अब ये देखना पड़ेगा कि एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग, और एवं ही बिला वजह आपकी जो सेल्स प्राइस है वो बढ़ गई, आपको नहीं पता ये सेल्स प्राइस क्यों बढ़ गई। कुछ इवेंट ऐसा कर रही हुआ जिसकी वजह से आपकी सेल प्राइस बढ़ गई, अचानक ही बढ़ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि कोई तो ऐसी रीज़न नहीं हमें नज़र आ रही कि सेल प्राइस बढ़ जाए। ना ही कंपेटिटर का कोई मसला है, ना डॉक्टर का कोई मसला है, ना इकोनॉमी का कोई मसला है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई कानून है। तो एवं बस हमने कहा था कि चीज़ हमारी 8 रुपये की है, लेकिन पता चला कि जनाब ये तो 10 रुपये की निकली। नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा कि एडजस्टिंग होगा? कोई इवेंट या कंडीशन नहीं है। हाँ, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जनाब अगर आपने रिकॉर्डिंग की थी एनआरवी की 8 रुपये पे और चीज़ की जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है 10 रुपये विदाउट एनी रीज़न, तो इसका मतलब है कि आपने एनआरवी क्या की है, आपने एनआरवी गलत रिकॉर्ड की है कि वो चीज़ थी ही 10 रुपये की, आपने कितनी लिख दी, 8 रुपये लिखी हुई है। मतलब आपने गलती की है, आपने क्या की है, गलती की है, आपने गलत एनआरवी रिकॉर्ड कर ली थी। मिस्टेक हो जाती ना इंसान से, आपने क्या कर ली थी, गलत आपने एनआरवी रिकॉर्ड कर ली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनआरवी जब आपने कब रिकॉर्डिंग की होगी, रिपोर्टिंग डेट पे, तो मतलब ये कौन सा इवेंट बन गया, एडजस्टिंग इवेंट बन गया। ठीक है, देखिए किसी रीज़न के बगैर अगर कोई काम होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी रिकॉर्डिंग में मिस्टेक है। अगर ये प्राइस बढ़ जाती ना, किसी रीज़न के साथ बढ़ती, तो मैं कहता कि हाँ भाई किसी रीज़न के साथ बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो रीज़न देखेंगे कि उसकी कंडीशन अवेलेबल थी कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे विदाउट एनी रीज़न है, हम क्या कहेंगे जनाब, विदाउट रीज़न है, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल कि आज चीज़ की कीमत जो है या तो इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा हो, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, समझ में आता है। इन्फ्लेशन का देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो उसकी कंडीशन अवेलेबल थी कि नहीं, तो वो अवेलेबल होंगी। या तो फिर ऐसा हो कि जनाब अचानक से इस चीज़ की डिमांड बढ़ जाए कि जनाब डॉक्टर्स ने रिकमेंड कर दी है कि जी बस ये एक कोविड आ गया है तो मास्क ज़्यादा से ज़्यादा पहनो, मतलब मास्क उतारना नहीं है, हैंड अपना सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करो। अब उनकी प्राइस अचानक से बढ़ गई है, पता है जनाब कोविड की वजह से बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी रीज़न जनाब आपकी प्राइस बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस उसकी थी ही 10 रुपये, लेकिन आपने गलत रिकॉर्ड की हुई थी। क्लियर? अच्छा, अगर 10 रुपये से 8 रुपये सेल प्राइस हो जाती तो इसका मतलब क्या था, जितनी आपने एनआरवी रिकॉर्ड की है उतनी ही आपकी सेल प्राइस है, मसला ही कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको हमने कुछ एडजस्ट भी नहीं करना, ठीक है। ये इवेंट कौन सा जनाब, जितने पे रिकॉर्ड की थी उतने पे आपके पास आ गई। अगर आपने चीज़ को बेच दिया 6 रुपये पे विदाउट एनी रीज़न, तो फिर भी वही होगा, ठीक है। तो फिर भी आपके पास हम एनआरवी को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो हमें स्टैंडर्ड कहता है कि जनाब अगर एनआरवी आपने एडजस्ट करनी है तो उसको रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। अगर लेट सपोज सेल प्राइस 8 रुपये थी और ये भी एनआरवी भी आपके पास 8 रुपये थी, तो वो क्या कहेगा, कुछ भी ना करो, डू नथिंग। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, तो हमारे पास ये सेल वाला आ गया। अब जनाब सेकंड लास्ट केस हमारे पास बड़ा मजे का है IAS 10 का, दैट इज डिविडेंड। देखिए बेटा, डिविडेंड हम सब जानते हैं कि डिविडेंड दो तरह के हैं, एक है आपके पास इंटरिम डिविडेंड और एक है आपके पास फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो होता है वो जिस साल अनाउंस किया जाता है उससे अगले साल पे किया जाता है, ठीक है। और फाइनल डिविडेंड हमेशा रिपोर्टिंग डेट के बाद ही अनाउंस किया जाता है। रिपोर्ट मतलब जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्लोज होती हैं, उसके बाद जनाब हम लोग देखा करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ कर डिसाइड करता है कि जी फाइनल डिविडेंड जो है वो मेंबर्स आपस में मेंबर्स की मीटिंग के अंदर कि वो कहता है जनाब इतना ही आप कर दें, मेंबर्स फिर उतना ही जो है वो डिविडेंड रखते थे, उससे ज़्यादा नहीं रखते, उससे कम कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ डिविडेंड वगैरह कब डिक्लेयर किए जाते हैं, रिपोर्टिंग डेट के बाद, फाइनल डिविडेंड। लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड है वो जिस साल अनाउंस किया जाएगा उसी साल पे भी किया जाएगा। इसका मतलब जो इंटरिम डिविडेंड है वो ड्यूरिंग द ईयर रिपोर्टिंग डेट से पहले अनाउंस किया जाएगा, सबको पता होगा, और इस साल पेमेंट भी कर दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फाइनल डिविडेंड है वो हमारे लिए क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और जो हमारे लिए
इंटरम डिविडेंड है वो हमारे लिए क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है कि जनाब ये आप लेट्स सपोज डिविडेंड आपने पे किया 3 फरवरी 2024 को, तो हम देखेंगे कि जनाब ये इंटरम था कि ये फाइनल था। फाइनल तो रिपोर्टिंग डेट के बाद अनाउंस होना था, तो उसकी कंडीशन तो पहले अवेलेबल नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर करेंगे कितना नहीं, कोई पता नहीं था। लेकिन अगर मैं इंटरम की बात करता हूँ तो इंटरम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइम में उन्होंने अनाउंस किया होगा, पेमेंट उसकी हो सकता है कि उसी टाइम में मिल जाए, विद इन उनका टाइम लिमिट होती है 4-5 महीने के होते हैं उसी टाइम पीरियड में अगर उनको डिविडेंड मिल जाए, गॉट इट। तो वो हम कहते हैं ना, अब उसकी कंडीशन जो है वो रिपोर्टिंग डेट से पहले अवेलेबल थी। तो डिविडेंड के बारे में देखना पड़ेगा कि इंटरम है या आपके पास फाइनल डिविडेंड है, ठीक है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बोनस की, ये बड़ी मजे की चीज़ है। डिस्क्लोजर तो देंगे ना, नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो डिस्क्लोजर हम लोग देंगे, बताएंगे कि जनाब इतना डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया है और हम ये अगले साल पे करने वाले हैं अच्छा जी, बोनस की अगर हम लोग बात करते हैं जनाब, बोनस जो है देखिए अचानक क्या हुआ कि जी आपको बोनस मिल गया और इस डेट पे 3 फरवरी 2024 पे, रिपोर्टिंग डेट के बाद और रिपोर्टिंग डेट से बीओडी डेट से पहले। अब 3 फरवरी 2024 को जब आपको एक बोनस मिला, तो अब आप देखेंगे कि जनाब ये बोनस एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या बोनस कॉन्ट्रैक्टिंग था, कि जब आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जनाब कंपनी आपको ईद पे बोनसेस देगी, सर्टेन था। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि जनाब आपको कंपनी ईद पे बोनसेस देंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब एडजस्टिंग इवेंट है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था, अनसर्टेन था, कोई पता नहीं था कि बोनस मिले ना मिले, जैसे मिसाल के तौर पर स्कैंस वाले कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिखते, स्कैंस वाले कहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देते हैं छोटी ईद पे भी और बड़ी ईद पे भी। बताता हूँ ना मैं कहते हैं जनाब हम छोटी ईद पे भी बोनस देंगे और बड़ी ईद पे भी बोनस देंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को ये देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, किसी के भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। अब अगर किसी बंदे को बोनस मिल जाए रिपोर्टिंग डेट के बाद, जैसे भी जून ख़त्म हुआ है, इनकी रिपोर्टिंग डेट जो है वो 30 जून है। अब लेट सपोज अगर किसी बंदे को बोनस मिल जाए, अब वो छोटी ईद वाला बोनस तो हमें नहीं मिला था, ठीक है, हमें इस दफ़ा नहीं लेट सपोज मिला, तो अब वो उसकी मद में अगर हमें अभी बोनस दे दें रिपोर्टिंग डेट के बाद, अभी इनकी जो क्लोज रिपोर्टिंग डेट 30 जून है और जनाब इनका 31 दिसंबर जो है वो बी डेट है, लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं। अभी कौन सा दिन चल रहा है जनाब, अभी हमारे पास है 1 अगस्त। अगर लेट सपोज आज ही हमें बोनस मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, ये रिपोर्टिंग डेट के बाद है और बीओडी डेट से पहले है, तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा कि नॉन एडजस्टिंग? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। याद रखिएगा एक बात, आपके जो अकाउंटिंग है ना, इसकी एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग वाला आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं ये चलते हैं प्रूफ पे, ये ज़ुबानी कलामी पे बातों पे नहीं चलते, ठीक है, ना ही ये आपकी वो एक गट फीलिंग पे चलते हैं। यार मुझे लगता है कि इस दफ़ा बोनस दे देंगे और मिल गया तो देखा, मैंने कहा था ना पहले से कंडीशन अवेलेबल थी, मुझे नज़र आ रहा था लोगों के बिहेवियर बड़े अच्छा हमारे से बिहेव कर रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा था हमारा प्रॉफिट बड़ा ज़्यादा हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा था कि बोनस इस दफ़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एडजस्टिंग नहीं बना देगा इस बात को। एडजस्टिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे लिखा था कि नहीं लिखा था। क्लियर? यहाँ तक मसलन साइल। तो हमारे पास IAS 10 जो है वो हमें सिर्फ ये बताता है कि एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ओके, अच्छा 37 की बात करते हैं जनाब। यहाँ पे हमारा IAS 10 जो है वो इतना ही है, सिर्फ हम IAS 37 की बात करते हैं और इकट्ठा ही हम लोग उसको कहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि दोनों के दोनों जो है वो स्टैंडर्ड इकट्ठा ही एक ही सवाल बना के पूछा जाता है। शशके हैं स्कैंस के। सर आपको मिला था? उसकी रीज़न ये थी कि वो इनकी पॉलिसी है कि आप 1 साल हो चुका हो आपको, उसके बाद आपको बोनस मिलते हैं। तकरीबन हर कंपनी की पॉलिसी यही है। सर मतलब जो परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे थे उनको और आपका क्या ख्याल है? हर बंदे को बोनस देते फिरेंगे ये। और परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी स्कैंस के थोड़े नहीं हैं,
अच्छे खासे हैं, 8-9 तो हमारे ही हैं।